गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी बाय नीतू शर्मा। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है विच इज रेस्पिरेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी हमारा जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन था वो कंप्लीट किया था। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड जो भी कंज्यूम किया है उससे एनर्जी निकालता है। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम दी फूड कंज्यूम्ड, यानी जो भी हमने खाना लिया है उसमें हमने जो भी कार्ब्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, जो भी फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो डाइजेस्ट करके हमने उसको स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है। बट वो खाया क्यों है हमने? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, उस फूड से हमें एनर्जी निकालनी है। सो एनर्जी निकालना उससे, यानी फूड जो कंज्यूम किया है उससे जो एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह देते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, देर आर टू टर्म्स, वन इज ब्रीदिंग एंड अनदर वन इज रेस्पिरेशन। बहुत डिफरेंस है दोनों में, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। हम कई बार दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट रेस्पिरेशन इज टोटली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और ब्रीदिंग इज टोटली अ फिजिकल प्रोसेस। अब ब्रीदिंग में क्या होता है? वी इनहेल, वी एक्सेल, सांस अंदर लेना यानी हवा अंदर लेना, इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सेलेशन ऑफ एयर। ठीक है, एक्सपेल आउट ऑफ द एयर। सो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन यानी सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग, टोटली अ फिजिकल प्रोसेस। वाइल रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो हमने खाना लिया, चाहे हमने ग्लूकोज लिया हो, चाहे हमने अमीनो एसिड्स लिए हो, चाहे हमने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लिए हो, वी ऑल नो हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। सो ये पता है कि फूड के बाद जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो यही प्रोडक्ट होते हैं। अब उन प्रोडक्ट को तोड़ना, बेसिकली हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो ग्लूकोज की बात करेंगे। सो ग्लूकोज को तोड़ना कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जब हम उसको तोड़ के क्या करते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं, तो साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कई बार ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, वाइल देयर आर सम अदर पाथवेज या कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको तोड़ लेते हैं, डू नॉट यूज ऑक्सीजन। लेकिन होते दोनों ही रेस्पिरेशन है, जिसमें हम करते क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है बेटा उसको, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब वो जो चीज जिसको हमने तोड़ना है और तोड़ के उससे एनर्जी निकालनी है। तो वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी योर ग्लूकोज, दैट कैन बी योर अमीनो एसिड, दैट कैन बी योर फैटी एसिड, दैट कैन बी योर ग्लिसरॉल। ठीक है, यही हमने पढ़े हैं। ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हमारे हैं न्यूट्रिशन में। जब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया था तो यही प्रोडक्ट है आफ्टर डाइजेशन। लेकिन इनको करना क्या है? इनको खाने का मकसद सिर्फ क्या है हमारा? इससे क्या निकालना? एनर्जी निकालना। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन है वो ये काम पूरा करता है। अब दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं जिसको हमने पढ़ना है। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से पता चल रहा है, एरोबिक, एरोबिक एक्सरसाइजेस भी होती है, और एनारोबिक मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो एरोबिक में क्या होता है? जब बहुत ही भरपूर मात्रा में एडेक्वेट सप्लाई ऑफ एयर इज देयर, तो उससे क्या होता है? जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज है, उसको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद CO2 वाटर एनर्जी जब निकलती है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एरोबिक और एनारोबिक का जो डिफरेंसेस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 डिफरेंसेस लिस्ट आउट किए हुए हैं, आप उसको टेबल की फॉर्म में याद कर सकते हैं। ठीक है, एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा या इनएडिक्वेट सप्लाई, यानी जब पूरी ढंग से सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगी, जितनी चाहिए उतनी नहीं होगी, तो जो रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वी ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर क्या होता है? ATP का प्रोडक्शन। इसलिए हमारा क्वेश्चन होता था ना कि पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद
बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस रेस्पिरेशन से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं, एंड प्रोडक्ट बनते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और ये जो है ये एनर्जेटिकली बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। एक ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो उससे 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, या that amount of energy is being released after the breakdown of या फिर after the oxidation of one molecule of glucose। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो, यानी इनएडिक्वेट सप्लाई हो या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो है इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, या तो लैक्टिक एसिड बनता है या तो इथेनॉल बनता है। ठीक है, एनर्जी बनती है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओनली 2 एटीपी इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। इसको स्टार लगा लेना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? व्हाट आर दी वेरियस मेथड, या व्हाट आर दी वेरियस pathways by which glucose can be broken down to derive energy, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं, और कैसे पूछा जाएगा। तो यही आपने, यही जो ये हमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है, पाथवे दिया हुआ है, एज इट इज इसको याद करना है। ऑलरेडी हम जानते हैं ये तीनों इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी नो, सिर्फ इसको हमने क्या किया हुआ है, एक चार्ट की फॉर्म में, एक पाथवे की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज। देखिए हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन क्या पर्पज होता है? तोड़ना और एनर्जी निकालना। ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। ग्लूकोज हम जानते हैं 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसको बेटा तोड़ा जाएगा साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखना है, कहाँ तोड़ा जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम कहते हैं पायरुवेट। अब ग्लूकोज टूट रहा है, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना यानी ग्लाइकोलाइसिस। पायरुवेट जो है बेटा ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का। ग्लूकोज कितने का है? 6 कार्बन का। जब 6 वाला 3 में टूटेगा तो कितने पायरुवेट बनने चाहिए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट जो है बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है यहाँ तक बेटा हर एक में होगा, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट सब में ही टूटेगा। बट पायरुवेट का आगे क्या भाग होने वाला है, यानी आगे उसके फेट में क्या है, वेदर इट इज गोइंग टू बी ब्रोक डाउन इनटू with the presence of oxygen, या it is being broken down in the absence of oxygen, इससे हम डिसाइड करते हैं whether it is a aerobic respiration और anaerobic respiration। तो देखिए पायरुवेट में क्या है, पायरुवेट जो है अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस बेटा नहीं प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ईस्ट में होता है, ये किस में होता है? ईस्ट में। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के थ्रू बहुत सारी अल्कोहल ये अल्कोहल इंडस्ट्रीज, बेवरेज इंडस्ट्रीज जो होती है, ये बेयर, रम जो भी होती है, ये ड्रिंक्स जो होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनती है। शराब जो बनती है, सो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करवाता है? ईस्ट करवाता है। क्या बनता है? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल। CO2 गैस बनेगी। तभी तो होता है बेटा जब हम भटूरे बनाते हैं या जलेबी वगैरह का जब डो, हम आटा जब हम लगाते हैं उसमें ईस्ट अगर थोड़ा सा डालते हैं और उसको रख देते हैं तो खमीर जो उठता है तो वो फूल जाता है। वो फूलता किस वजह से? वो जो फूलता है वो किस वजह से फूलता है? कौन सी गैस होती है वहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी बनेगी बहुत कम एनर्जी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बेटा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है लेकिन कमी हो गई है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंस है ना एब्सेंस और लैक में। कहाँ होता है ये? ह्यूमन की मसल सेल्स में। मसल सेल्स में कैसे कि जब हम क्या करते हैं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एक्टिविटी, हार्ड कोर एक्सरसाइज कर लेते हैं, वेगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज्यादा भाग लेना, ज्यादा पुशअप्स कर लेना, कुछ भी ऐसी हार्ड एक्सरसाइज की हमारी मसल्स के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाती है। उस टाइम पर हमारी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन।
उसके जरिए कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। एथलीट्स ज्यादा भाग लेते हैं या हम जब ज्यादा कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मसल क्रैम्प, मसल्स में दर्द होने लग जाता है, वो किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ एन एसिड, लैक्टिक एसिड, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए बन जाता है। एनर्जी बनती है बहुत ही थोड़ी सी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इट। और ये वो है जो हमारे नॉर्मली हम जब बैठे हैं कोई भी काम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में हमेशा चलता रहता है, विच इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। कहाँ पर होता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। और ये काफी ज्यादा एनर्जी होती है, यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है और ये इंपॉर्टेंट पाथवे है, इसको आप लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब ये जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े एरोबिक और एनारोबिक, सबका मकसद क्या है, एनर्जी बनाना। एनर्जी जो होती है यहाँ पर बनती है, उससे जो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, एटीपी। एटीपी क्या है बेटा, एटीपी की फुल फॉर्म है, ये आपके बुक में दी हुई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, और इसमें क्या होता है, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ठीक है, ये इसलिए ट्राइफॉस्फेट हो गया। अब इसको जब हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, इस एटीपी को तोड़ के इसमें से एक फॉस्फेट निकाल देते हैं, और फिर जो ये मॉलिक्यूल बच जाता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें सिर्फ 2 फॉस्फेट रह जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एडीपी। इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी एनर्जी जो इसमें स्टोर होती है इस मॉलिक्यूल में वो निकलती है, और उस एटीपी को तोड़ने से जो एनर्जी निकलती है उससे हमारी बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस, हमारी बॉडी में जो भी काम चल रहे होते हैं, सब में एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी जो है वो मिलती किस में है, किससे मिलती है, एटीपी, एटीपी के टूटने से। सो एटीपी को क्या कहा जाता है बेटा, एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी। ठीक है, जैसे पैसा होता है हमारे में, पैसे से कोई चीज खरीदी जा सकती है, इस तरीके से अगर कोई चीज काम करवाना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो किस वजह से चाहिए होगी, किस चीज से चाहिए होगी, एटीपी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिमिलरली हमारे पास एक बहुत अच्छा इलेबोरेट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ बेटा, कहाँ से स्टार्ट होता है, नाक से, नॉस्ट्रल से। नाक के जो छेद है ये नॉस्ट्रल्स है, यहाँ से सांस अंदर जाती है। ये पूरी हमारी ये जो कैविटी होती है ये नेजल कैविटी होती है। ठीक है, ये नेजल कैविटी है, सो नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी। उसके बाद क्या हो गया हमारा, फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है। फेरिंग्स तो जो हमारा ये ट्यूब होती है, कौन सी ट्यूब होती है, ये जो हमारी विंड पाइप वाली ट्यूब होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है उसको फेरिंग्स कहते हैं। वहीं पर एक वॉइस बॉक्स भी प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स कह देते हैं, इसको हम लैरिंग्स कह देते हैं। ठीक है, अब फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, फिर आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है बेटा, ट्रैकिया है, एक मिनट, ट्रैकिया है विंड पाइप। जैसे ईसोफेगस था ना फूड पाइप, सिमिलरली जो ट्रैकिया है दैट इज विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, फिर एल्वेलाई, और फिर वो ब्लड तक जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो गया पाथवे की कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। ध्यान से देखिए, नॉस्ट्रिल, फिर नेसल कैविटी, फिर उसके बाद वो जो विंड पाइप है उसकी ओपनिंग, फेरिंग्स, वहीं पर ही हमारा एक स्वॉलन सब बॉक्स होता है, इसमें वाइब्रेशन होती है, वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं। वॉइस बॉक्स होता है बेटा लैरिंग्स, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, फिर ट्रैकिया यानी विंड पाइप, फिर विंड पाइप 2 लंग्स में ऐसे जाएगी पाइप की तरह, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। फिर वो फर्दर डिवाइड होंगी ब्रोंक्यूल्स, फिर वो और डिवाइड होंगी एल्वेलाई, और फिर लास्ट में हमारा हो जाएगा ब्लड। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा हो जाएगा ब्लड। उसके बाद हमारा आता है ये सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। एक सेकेंड बेटा, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को देखने में, इसको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, देखते हैं अब क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कैसे, नेसल पैसेज है बेटा, नाक का ये पैसेज है, नाक का पैसेज है, यहाँ से नेजल कैविटी,
कैविटी से जाते जाते ये क्या आ गया बेटा, फेरिंग्स। फेरिंग्स विच इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया ये दिख रही है, ये दिख रही है ट्रैकिया। ये इस तरीके का जो पाइप दिख रहा है, ये इस तरीके का पाइप दिख रहा है, दिस इज ट्रैकिया। और ट्रैकिया तुमको दिख रहा होगा ये इस तरह से कुछ बना हुआ है। ये क्या होते हैं बेटा, ये कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स से बना होता है, ठीक है। सो ये हमारा आ रहा है, यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग होती है ये होता है, इसकी ओपनिंग जो होती है वो होती है फेरिंग्स। और यहीं पर ही इस तरीके का एक वॉइस बॉक्स होता है, इसको हम कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स फेरिंग्स हो गया। फिर ये जो ट्रैकिया है, दिस ट्रैकिया इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू। यहाँ से डिवाइड होकर दो में डिवाइड होगा, एक जाएगा लेफ्ट लंग में, एक जाएगा राइट लंग में, इस तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो एक लंग अगर हम यहाँ पर बनाए और एक लंग यहाँ पर बनाए तो दोनों लंग्स में इसका डिवीजन यहाँ पर चला गया है, ठीक है। ये इधर से, ये इधर से। फिर ये जो डिवीजन हुआ ना बेटा, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब ज्यादा, प्लूरल, ब्रोंकस मतलब सिंगुलर, ठीक है। फिर ये फर्दर डिवाइड होता है इसको, और इसकी फर्दर ब्रांचेस होती है। तो जो फर्दर इसकी ब्रांचेस होती है उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल, ठीक है, ब्रोंकियोल। और लास्ट में देखें तो ये ब्रोंकियोल जो है ये फर्दर, इसको अगर ऐसे 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 ये स्ट्रक्चर बनते हैं, ये जी यहाँ बन रहे हैं, ये देखो, दीज आर एल्वियोलार, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हमने पता होना चाहिए। दोबारा से देखते हैं, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से हमारा नेसल कैविटी, देन फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, देन एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलर सैक। अब ये जो लंग्स होते हैं ना बेटा, ये प्रोटेक्टेड होते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर से। ये क्या होती है, हमारी पसलियां होती है ना, दिख रही होती है कई बार, जो पतले लोग होते हैं उनको। तो ये क्या है, रिब्स है, प्रोटेक्शन देती है ये लंग्स को, ठीक है। ये बना रखी है रिब्स है, ठीक है। इसको अगर हम पूरा कर दें तो एक ये हो गया हमारा लंग, एक यहाँ पर ये लंग हो गया। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, मस्कुलर शीट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम ना। जैसे बलून होता है, ये खींच भी सकती है, वापस अपनी जगह पर आ सकती है। जैसे गुब्बारा हम किसी पर बांध दे तो ऐसे ये फ्लेक्सिबल होती है डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम होता है, रिब्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। हम सांस लेते हैं बेटा, तो सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ होते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए, और डायफ्राम नीचे हो जाता है। वो हम पढ़ेंगे अभी कैसे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है उसके थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ जाता है हमारा कि जो ट्रैकिया है, दिस ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज, व्हाई। ये क्वेश्चन आता है, विच इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन देखिएगा। क्यों बना होता है, तो ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये इसलिए बना होता है कि अगर ये कार्टिलेज होंगी तो इसकी एक शेप बनी रहेगी। कार्टिलेज ना हो तो हो सकता है क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो क्या है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्स हो जाना यानी पिचक जाना, है ना, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। जब क्या नहीं होती, जब हवा नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये कोलैप्स ना हो जाए और सांस बिल्कुल ऐसे, अगर ये नली बंद हो गई तो चोक हो जाएगा ना, सांस ही नहीं आएगी हमें। सो प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया, उसके लिए किसके बने होते हैं, कार्टिलेज की। फिर आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, वो एल्वियोलाई से रिलेटेड आता है। एल्वियोलाई क्या है, सो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पर। एल्वियोलाई ये है, ये देखो बलून जैसा स्ट्रक्चर है। इससे पहले तुम लोग विलाई पढ़ चुके हो, वहां पर भी इस तरह से फोल्डिंग दी हुई थी। ये फोल्डिंग जब भी होती है तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब हवा हमारी आ रही है नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से होती है एल्वियोलाई तक। अब अगर एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये एल्वियोलाई इस तरीके की है, सरफेस एरिया बढ़ गया। यहाँ पर जब तुम्हारी ऑक्सीजन आ जाती है या CO2 जो भी है, ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, ब्लड में। तो इसकी वॉल पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ से सीधा ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड में। और ब्लड के पास से जो CO2 है वो कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई उसको बाहर भेज देगी। सो एल्वियोलाई वो जगह है, इट इज अ साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी यहाँ पर ही जो गैस का एक्सचेंज है, एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम है। और ब्लड के पास CO2 ज्यादा है तो वहां से एल्वियोलाई में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग चीजों का ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। सो फ्रॉम ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाएगी, और CO2 जो है वो ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट
ये वाला, कि कैसे हमारा जो एयर है वो अंदर आती है और बाहर जाती है। तो जब एयर बेटा अंदर आ रही है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो ये जो हमारी लंग की कैपेसिटी है ना, दिस कैपेसिटी, दिस पल्मोनरी वॉल्यूम, ये बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा एयर अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम होता है ना, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे फूल जाएगा। ठीक है, और ये रिप्स जो है ये थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो अपने आप ही वॉल्यूम ज्यादा हो गए, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो अपने आप ही हवा अंदर आ जाएगी। जब यहाँ से हवा को बाहर फेंकना है तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे दबाना पड़ेगा ताकि अंदर प्रेशर बढ़े और अपने आप हवा बाहर चली जाए। तो उससे क्या होगा, ये जो रिब्स है ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है वापस, और ये जो डायफ्राम जो ऐसे था ना, ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। सो इससे क्या होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये जो हमारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने तुम लोगों को बता दिया है, हवा लंग्स के रास्ते आएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर बताऊं तुम्हें, लंग्स तक आ गई बेटा एयर, लंग्स से कहाँ आती है, एल्वेलाई में, एल्वेलाई से वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड, ब्लड उसको कहाँ पर पहुंचा देगा, टिश्यू, टिश्यू में कौन यूज करेंगे बेटा, उसको सेल्स यूज करेंगी। क्या आ रही है, ये सेल्स, ये सब क्या आ रही है, ऑक्सीजन। फिर उस सेल ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया और क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जाएगी, टिश्यू, टिश्यू से कहाँ, ब्लड, ब्लड से कहाँ, एल्वेलाई, और एल्वेलाई से लंग्स के पास वापस आ जाएगी। तो यही प्रोसेस अपना चलता रहता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो तो धरती पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो वो अपनी जो गैसेस रिक्वायरमेंट है वो एटमॉस्फेयर से ही लेंगे, हमने सांस लेनी होती है, हम हवा से ही लेते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ से लेते हैं, हवा, जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व होती है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर, उससे लेते हैं। सो उनके अंदर ना वो डिजोल्व ऑक्सीजन बेटा ऐसा तो नहीं है हवा में फ्री ऑक्सीजन है, वो डिजोल्व है तो वो बाउंड है ना, उससे बंधी हुई है पानी के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे बंधे होते हैं, तो वहां से ऑक्सीजन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक क्वेश्चन आता है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो फास्ट क्यों होती है, क्यों होती है, द आंसर इज दिस, because they use the oxygen which is dissolved in water which is very hard to get, that's why aquatic organism की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, को ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, रेस्पिरेशन प्लांट्स बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल ही है बल्कि एनिमल्स की। इसमें यहाँ पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होगा, हमारी तरह उनके पास कोई सिस्टम नहीं है बेटा, उनके पास क्या है, दे हैव स्टोमेटा, उनकी लीव्स के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा से वो क्या लेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन लेनी होगी, CO2 देनी होगी। सेम रहता है रेस्पिरेशन में, प्लांट भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, CO2 निकालेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एनर्जी बनाएंगे, सेम प्रोसेस होता है। सॉरी, उसके बाद उनके जो स्टेम होते हैं, हार्ड जो स्टेम होगा, यानी जो पेड़ बड़ा हो जाता है, थिक स्टेम जो हो जाता है, तो उसका जो ये बार्क होती है ना, इस बार्क पर छोटे छोटे कुछ स्पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम क्या कह देते हैं, लेंटिसेल्स, यहाँ से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। बाकी जो इनका रूट्स का सरफेस है विच इज डायरेक्ट कांटेक्ट में है सॉइल के, तो वहां से भी चीजों का एक्सचेंज यानी गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। सो ये जो है हमारा प्लांट्स के अंदर है। अब प्लांट्स के अंदर एक और चीज है, याद रखो, उसको भी समझ लो। प्लांट्स में बेटा दिन के समय में, प्लांट्स में डे में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या निकलती है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को वो किस में यूज कर लेंगे, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करेंगे तो क्या बनेगी, CO2, उस CO2 को वो किस में यूज कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस। मतलब दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन वो यूज करो रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, और रेस्पिरेशन जो CO2 यूज निकली उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो गैसेस रिक्वायरमेंट्स है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन रात के समय पर क्या होता है, रात के समय पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रेस्पिरेशन तो होगा ना, रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन से जो CO2 है वो यूज तो नहीं करनी है, इसको फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा, तो इसको क्या किया जाता है, बाहर ही निकाल दिया जाता है, एक्सेल ही कर दिया जाता है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को वो क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, क्योंकि उनको इस्तेमाल नहीं करनी होती ना, फोटोसिंथेसिस में उनके चाहिए नहीं होती है। तो ये था बेटा प्लांट्स के बारे में इतना ही चीज। NCERT आपका पूरा सिलेबस जो है, मतलब पूरा जितना कंटेंट है रेस्पिरेशन रिलेटेड, वो इस पूरी वीडियो में कंप्लीट हो गया है। और एक बार दोबारा से अगर हम देखें, रिकैपिसुलेट करें क्या आज हमने पढ़ा है, रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो डिफरेंसेस है वो याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पाथवे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना,
ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है इसको बना बना कर देखने की कोशिश करनी है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, एल्वोलाई क्या है, कैसे एफिशिएंट होती है वो, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट फास्ट क्यों होती है, प्लांट्स की रेस्पिरेशन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, ये सारी चीजें हैं। सो होप आप लोगों को ये समझ भी आया होगा और आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।